गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। आज मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। मतलब मीडियम के एक पार्टिकल पर, एक पॉइंट पर यदि दो वेव एक साथ साइमल्टेनियसली आती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि यदि मीडियम के किसी एक पार्टिकल पे दो डिस्टर्बेंस साइमल्टेनियसली अप्लाई किए जाते हैं तो नेट डिस्टर्बेंस क्या होता है। यानी यदि एक मीडियम में दो वेव एक पॉइंट पर आए तो उनका रिजल्ट क्या होता है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। क्लियर? तो इसमें ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, मैं फिगर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं इस बार मीडियम स्ट्रिंग की बात करते हैं, मीडियम अभी तक स्ट्रिंग वेव की बात कर रहे हैं, तो मीडियम क्या है हमारे लिए? स्ट्रिंग। तो मेरे एक मीडियम जो कि स्ट्रिंग है वो लेता हूं मैं दर्शाने के लिए, ये फिनोमिना दर्शाने के लिए, सुपर इंपोजिशन दर्शाने के लिए मैं एक मीडियम स्ट्रिंग लेता हूं। उसमें मैंने ये एक इंपल्स जनरेट किया, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक दूसरा इंपल्स ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर? इस इंपल्स का एम्पलीट्यूड A1 है, A1, और इसका एम्पलीट्यूड A2 है। ये एक मीडियम यानी ये स्ट्रिंग जो कि मैंने टाइट किया हुआ है, इस स्ट्रिंग में दोनों इंपल्स मैंने दिया। ये इंपल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इंपल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इंपल्स बोले तो डिस्टर्बेंस या वेव का एक सेगमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। समय बीतने के साथ साथ ये एक दूसरे की ओर आएंगे, तो आपको फिगर ये देखने को मिलेगा। कुछ देर के बाद आपको ये फिगर देखने को मिलेगा कि जस्ट अब ये एक पॉइंट पर दोनों डिस्टर्बेंस सुपर इंपोज होने वाले हैं। फिर इसके बाद का जो फोटो है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसके बाद का फोटो इसमें आपको ज्यादा लिखना नहीं है, लेकिन ये समझना है किस प्रकार से ये फोटो में मैं चेंजेस कर रहा हूं। इसके बाद देखो ये पॉइंट थोड़ा आगे गया, अब इससे थोड़ा सा और आगे गया, ये जो पॉइंट था यहां, अब ये पॉइंट थोड़ा आपको ऊपर की ओर मूव करता हुआ नजर आएगा। अगर आप धीरे धीरे इस इवेंट को करेंगे, जैसे मैंने एक इंपल्स इधर से दिया, एक एंड इधर से पकड़ा, इधर से एक इंपल्स दिया, ये छोटा इंपल्स ये बड़ा इंपल्स एक दूसरे की ओर ये आ रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे ये फिगर देखने को मिलेगा। इसके बाद ये पॉइंट और ऊपर जाएगा और ये हाइट भी ऊपर की ओर जाएगी। ये यहां अभी A1 है, ये A2 है, और ये भी हमारा स्ट्रिंग वाला लेवल था, ये स्ट्रिंग वाला लेवल है। अब इससे ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर की ओर मूव करेगा, जिससे कि ये भी पॉइंट ऊपर की ओर मूव करेगा। मैं इसमें ही आपको फाइनली फिगर बना के दिखा देता हूं, इसमें ही। क्लियर? मतलब और आगे फिगर नहीं बनाऊंगा, इसमें ही जितने भी इंस्टेंट आपको सारे देखने को मिलेंगे वो यही बना देता हूं मैं। कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कुछ इस प्रकार से, फिर और ऊपर जाएगा कुछ इस प्रकार से, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये इंस्टेंटेनियसली होगा बहुत तेजी से। और आपको फाइनली क्या दिखाई देगा, ये एक इंपल्स, ये जो मैंने बनाया कंप्लीट एक इंपल्स दिखाई देगा फाइनली। समझे? ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ
इस लेंथ को आप बोलोगे कि ये A1 प्लस A2 है। क्या है? A1 प्लस A2। ये है ये A1 प्लस A2। क्लियर? अब अगर मैं इसके बाद का भी फिगर बनाना चाहता हूं तो इसके बाद में आपको ये जो इंपल्स इधर से आ रहा था, फाइनली वो इंपल्स इसको क्रॉस करके इधर आ जाएगा और बड़े वाला इंपल्स ऐसे इधर चला जाएगा। तो जो सुपर इंपोजिशन की स्टेट है, ये फाइनल है, समझे ना? मतलब इसके बाद पहले क्या होगा, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 के बाद कुछ समय बीतने के बाद, 6 फिगर के कुछ समय बीतने के बाद आपको ये दिखाई देगा कि ये जो A2 था, A2 इंपल्स, वो इधर चला जाएगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा। और ये A1 है, ये इधर फाइनली चला जाएगा ऐसे इधर विदाउट चेंज के। इसका मतलब सुपर इंपोजिशन के बाद जो एक पॉइंट पर सुपर इंपोज किया था, जो दो वेव एक पॉइंट पर, सुपर इंपोजिशन के बाद वो एक दूसरे को विदाउट चेंज किए एक दूसरे की ओर, मतलब अपनी मोशन कंप्लीट करते हैं, मेंटेन रखते हैं। ये सुपर इंपोजिशन के बाद, इसके बाद इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा विदाउट एनी चेंज। किसी एक पॉइंट पर यदि दो वेव सुपर इंपोज होती है तो सुपर इंपोजिशन के बाद दोनों वेव एक दूसरे को अल्टर किए बिना अपनी डायरेक्शन में ट्रेवल करती रहती हैं। ये मुझे यहां से पता चलता है। ये फिगर मेरे को सुपर इंपोजिशन दर्शाता है, ये सुपर इंपोजिशन ये दर्शाता है। क्लियर? अब जिस प्रकार से मैंने ये दोनों की फेज ऊपर लिया, बोला कि ये भी अप और ये भी अप, ऐसे ही आप यहां भी इस वाले केस में भी सुपर इंपोजिशन दर्शा सकते हो। जरूरी थोड़ी ना है दोनों की फेज ऊपर ही हो, ऐसा भी हो सकता है। ये वाला केस भी संभव है कि A1 ऊपर की ओर और A2 नीचे की ओर। डिफरेंस है इस बार फेज में, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है। क्लियर? एक मीडियम स्ट्रिंग, तो मीडियम के किसी एक पॉइंट पे दोनों सुपर इंपोज करेंगे, इन दोनों की फेज में डिफरेंस है। अब इसके बाद फिर से आप ये वाला फिगर बनाओगे कि जस्ट जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट करेंगे, एक इंस्टेंट तो आएगा, ये इंस्टेंट आएगा। इसको क्या बोलते हैं? A1, इसका बोलेंगे A2। ये वो इंस्टेंट है जब ये एक दूसरे के साथ जस्ट ओवरलैप करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा वो मैं फिगर बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। पॉइंट थोड़ा सा आगे मैंने बनाया, पहले तो यही फिगर बना देता हूं, इसके बाद जो जो पॉइंट आएंगे वो सब एक ही फिगर में दर्शा दूंगा, जैसे मैंने यहां दर्शाया था। अब क्या होगा, ये नीचे है, ऐसे आएगा, फिर ये और ऊपर आएगा, फिर ये और ज़्यादा ऊपर आएगा, और फिर फाइनली आपको
ये फाइनल इंपल्स दिखाई देगा। सबसे पहली स्टेट इसकी क्या थी, ये, फिर उसके बाद की स्टेट ये थी। ये वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर गया, ये वाला पॉइंट भी नीचे आया, ऐसे। फिर इसके बाद की स्टेट ये आएगी और फाइनल स्टेट आएगी ये। समझे? तो इसमें जो मुझे फाइनल स्टेट में रिजल्ट मिला वो ये मिला, और इसके लिए जो हाइट मुझे नजर आएगी वो नजर आएगी इधर, ये देखो, ये वाली हाइट। और इसको मैं लिखूंगा A1 माइनस A2, डिक्रीज होगी इसमें हाइट। ये क्या था, A1, और ये क्या था, A2। और जब ये एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करेगी किसी एक पॉइंट पर, तो फाइनल जो रिजल्ट आया डिस्टर्बेंस का वो कितना आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, A1 माइनस A2। तो जब फेज में डिफरेंस होगा तो रिजल्ट A1 माइनस A2 आएगा। तो ये होता है सुपर इंपोजिशन। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन की अगर मैं बात करता हूं, प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ, प्रिंसिपल यहाँ ये होगा कि आप मैथमेटिकली अलजेब्रिक समेशन डिस्टर्बेंस का कर सकते हैं। समझे? मैथमेटिकली ऐड कर सकते हैं डिस्टर्बेंस को। क्लियर? अगर आप इस वेव को दर्शाते हैं y बराबर y1 A1 साइन ओमेगा टी प्लस kx, क्लियर? और इसको दर्शाते हुए आप y2 A2 साइन ओमेगा टी माइनस kx। तो अगर आप सुपर इंपोज इन दोनों को करना चाहते हो तो सुपर इंपोजिशन डायरेक्टली इस प्रकार से लिखा जा सकता है, y नेट बराबर y1 प्लस y2, मैथमेटिकल एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन। वही सिर्फ यहां होगा, सेम चीज यहां होगी। फेज का डिफरेंस अपने आप यहां माइनस को कैलकुलेट कर देगा, माइनस ले आएगा। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन। एक बार इसको सभी लोग ध्यान से देखें। Now we will study new article interference of wave। देखो ये क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। पहले तो समझेंगे आप, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ये स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग, इसको मैंने दो स्ट्रिंग के साथ यहां बांध दिया, एक यहां और एक यहां। एक बंदे को इधर खड़ा किया मैंने और एक बंदे को इधर खड़ा किया मैंने, ठीक है। दोनों को मैंने बोला कि ये जो स्ट्रिंग का एंड A है और ये दूसरी स्ट्रिंग का एंड B है, इन दोनों को आप ऊपर नीचे करो। समझे ना? मतलब SHM दो, B को भी और A को भी, A को भी और B को भी। क्लियर? अब जरूरी ये है यहां कि A और B को मैंने दोनों को ये बोला है कि दोनों SHM की फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे, वो ओमेगा सेम रखेंगे। क्लियर? दोनों की ओमेगा वो सेम रखेंगे। तो मैंने दोनों से यहां और यहां दोनों स्ट्रिंग में वेव जनरेट करने के लिए बोला उसको कि वेव जनरेट कराइए दोनों स्ट्रिंग में। तो जिसकी वजह से अब ये पॉइंट C पर मीट करेंगी और पॉइंट C से वेव इस रस्सी में ट्रेवल करेगी। और अब ये एक वेव ये है, एक वेव ये है, दोनों वेव एक रस्सी में ट्रेवल करेंगी। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, समझे ना? इस रस्सी में मुझे क्या देखने को मिलेगा, किस टाइप की वेव आएगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड का क्या होगा, ये मुझे बताना है। इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस। जब एक वेव के पाथ में दूसरी वेव आएगी तो मीडियम में रिजल्टेंट वेव क्या आएगी, समझे ना? नेट रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, नेट रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस क्या आएगा, ये हमें यहां पता चलेगा, इंटरफेरेंस। ये लगभग जो मैंने पीछे आर्टिकल बनाया प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन, उसी से रिलेटेड है, वही है, एग्जैक्टली वही है ये। अब मैं कहता हूं ये इंटरफेरेंस के लिए इस वेव की इक्वेशन मुझे आपको देनी पड़ेगी। पहले वाली वेव है V1 A1, उसका एम्पलीट्यूड उसने रखा A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, उसकी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और उसका एंगुलर वेव नंबर k है। इसी प्रकार से दूसरे बंदे ने यहां जो वेव जनरेट की उसका एम्पलीट्यूड A2 है, फ्रीक्वेंसी उसकी सेम है, डायरेक्शन भी वो आगे की ओर इधर ट्रैवल कर रहा है, माइनस सब कुछ सेम रखा, लेकिन फेज में डिफरेंस रखा। बी बंदे ने जब SHM दिया तो A के रेस्पेक्ट में कुछ फेज में डिफरेंस रखा था उसने,
तो मेरे पास अब ये दो वेव है। अब पॉइंट सी पर जो नेट वेव आएगा, नेट डिस्टर्बेंस आएगा, रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस जो आएगा, उसको मैं सुपर इंपोजिशन के मेथड से निकालता हूं, जो मैंने लास्ट आर्टिकल में आपको बताया। क्लियर? और इस सुपर इंपोजिशन का रिजल्ट जो आता है उसी को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। समझे ना, पूरी प्रक्रिया इंटरफेरेंस है। तो y1 प्लस y2 में करूंगा, y1 प्लस y2 में क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशन को मुझे जोड़ना है। a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब इसके बाद इसको कैसे जोड़ें? ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप मैथमेटिक्स से भी इसको जोड़ सकते हो। और एसएचएम में मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि आपको साइनोसोडियल फंक्शन है आपके पास एक, यानी एसएचएम की इक्वेशन है, तो आप वेक्टर की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो। ये एक फेज मान लेता हूं, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक फेज है, इसका एक अमाउंट है वेक्टर का a1, और ये किस डायरेक्शन में है, इस फेज में है, ये इस डायरेक्शन में। अब इससे आगे एक दूसरा वेक्टर है a2, जो इससे कितना फेज में आगे है, फाई आगे है, तो यानी ये किस फेज में है, इस फेज में है। इस प्रकार से मैंने आपको दो एसएचएम को जोड़ना सिखाया था। अब इनको हम वेक्टर ट्रीट करके वेक्टर की तरह ऐड कर सकते हैं, वेक्टर की तरह इनको ऐड किया जा सकता है। समझे? ट्रायंगल लॉ जो होता है, तो रिजल्टेंट जो आएगा, ये रिजल्टेंट आर, समझे, या ए नेट बोलना चाहिए मेरे को, ये ए नेट, नेट एम्पलीट्यूड जो आएगा, तो ए नेट हम जानते हैं क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट आता है, cos फाई। इस प्रकार से आप a नेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो मुझे जो y नेट मिलेगा, और ये एंगल जो आता है अल्फा, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये एंगल क्या आता है, ये एंगल मैं यहां लिख देता हूं, tan अल्फा इसमें जो आता है वो आता है a2 cos a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई, ये आता है। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले कि ये अल्फा कितना आता है, यहां से आप अल्फा बता सकते हो। तो मेरे पास जो नेट रिजल्टेंट आएगा, इक्वेशन आएगी नेट, यानी डिस्टर्बेंस जो होगा, नेट डिस्टर्बेंस, उसकी इक्वेशन मेरे सामने जो आएगी वो आएगी y नेट बराबर a नेट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। तो आपको अब पॉइंट सी से आगे जो वेव नजर आएगी, इस वेव की इक्वेशन ये होगी, y नेट बराबर a नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। ये दो वेव ट्रांसफर कर रहे हैं अपना रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस इस एक स्ट्रिंग में। क्लियर? तो इस प्रकार से हम ये नेट रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंस की इक्वेशन दे सकते हैं। अब यहां बात आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्टार्ट करता हूं मैं। देखो, अगर मैं चाहता हूं कि ए नेट मैक्सिमम आए, ए नेट मैक्सिमम आए, यानी पॉइंट पी पर डिस्टर्बेंस मैक्सिमम हो, सी पर, पॉइंट सी पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, डिस्टर्बेंस मैक्सिमम हो। एम्पलीट्यूड, यहां डिस्टर्बेंस कौन है, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, अब वो कौन है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि पॉइंट सी पर जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आए, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम होना चाहिए। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन में ए नेट मैक्सिमम होना चाहिए। ये रूट है बेटा, ये रूट लिखा हुआ है, रूट। तो अब ये मैक्सिमम कब आ सकता है, जब फाई क्या होना चाहिए इस मैक्सिमम के लिए, यहां फाई होना चाहिए 0। तो मैं लिखूं, ओके, नाउ फॉर ए नेट मैक्सिमम, ये जो ए नेट आया, अगर मैं इसको मैक्सिमम करना चाहता हूं, तो देखो ये कोस फाई में फाई क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। और इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब पॉइंट सी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए जरूरी है कि फाई क्या हो जाए, 0 डिग्री। तो मैं 0 डिग्री पुट करूंगा तो ए नेट मेरे पास जो आएगा वो आएगा मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू होगी a1 प्लस a2 का स्क्वायर
का रूट, यानी a1 प्लस a2। मोड लगाने की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब एक बात मैंने कल आपको समझाई थी कि इंटेंसिटी जो होती है किसी भी वेव की, वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यदि मैं पहले वाली वेव की इंटेंसिटी I1 लिखना चाहता हूं तो एक कांस्टेंट उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसी प्रकार से इंटेंसिटी 2 लिखना चाहता हूं तो एक कांस्टेंट इंटू लिख सकता हूं, क्योंकि ये I1 I2 सेम सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये C कांस्टेंट बराबर आएगा। अब अगर मैं यहां नेट रिजल्टेंट जो वेव आएगा, नेट रिजल्टेंट, अगर उसके लिए नेट लिखना चाहता हूं तो वो आएगा सेम, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम आएगी, C A नेट स्क्वायर, ऐसे में लिख सकता हूं। अब इन तीनों इक्वेशन को इसमें यूज करते हैं। A नेट स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो आएगा I नेट बाय C का रूट, ये देखो, बराबर A1 क्या है यहां से, I1 बाय C का रूट प्लस I2 बाय C का रूट। अब इसको मैं स्क्वायर करता हूं, रूट सी रूट सी रूट सी, तो ये तो हर जगह से गायब हो जाएगा। रूट सी रूट सी रूट सी नीचे है ना, रूट सी रूट सी रूट सी, तो यहां आएगा I नेट I1 का रूट प्लस I2 का रूट का होल स्क्वायर। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में नेट इंटेंसिटी आप ऐसे लिख सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, यानी अगर थीटा फाई 0 होगा तो I नेट मैक्सिमम रूट I1 प्लस रूट I2 के स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। इसी प्रकार यदि दूसरे वाला सेगमेंट, वो क्या है, फॉर A नेट मिनिमम, इसका नाम होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां फाई 180 होना जरूरी है। अगर इस इक्वेशन में फाई 180 होगा तभी A नेट मिनिमम आएगा, और इसके लिए A नेट मिनिमम अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर का रूट। और अब मुझे मोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर स्क्वायर होता है तो मोड आता है, यानी आप बड़े में से छोटा घटाओगे, जो भी बड़ा होगा, चाहे A1 बड़ा हो तो A1 माइनस A2, यदि A2 बड़ा होगा तो A2 माइनस A1 लिखोगे, यहां डिफरेंस लेना है आपको। तो फिर से वही कहानी, ये हम जानते हैं कि पहले वाली वेव की इंटेंसिटी ऐसे रिलेट होती है, दूसरे वाले की उसके एम्पलीट्यूड के साथ ऐसे रिलेट होती है, और नेट की ऐसे रिलेट होगी। तो यहां भी ये पूरी कैलकुलेशन अगर मैं इसमें इंकॉर्पोरेट करता हूं तो मुझे I नेट मिनिमम यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो मिलेगा वो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर मिलेगा। समझे? तो ये दो बातें आप याद रखोगे कि यदि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से आती है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से आती है। एम्पलीट्यूड का रिलेशन भी याद रखना है आपको, डिस्ट्रक्टिव में A1 माइनस A2 हो जाता है और कंस्ट्रक्टिव में A1 प्लस A2 हो जाता है। इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। क्लियर? अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी पीछे बोला कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई 0 होना चाहिए, यानी कोस फाई एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, वहाँ कोस फाई जो है वो होना चाहिए था वहाँ 1, और कोस फाई 1 फाई बराबर 0 पर भी होता है। एक्चुअल में इसकी अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लिखता हूँ तो जनरल सॉल्यूशन मुझे ये लिखने चाहिए कि फाई विल बी इक्वल टू 2n पाई, जहाँ n क्या होगा 0 1 2 3, ये कुछ भी रख दो आप इसमें, 0 1 2 3 4 5, हमेशा कोस फाई क्या आएगा 1। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कुछ लोग आप में से समझेंगे कि फाई यानी फेज डिफरेंस जब 0 होगा तभी होगा, नहीं भैया, जो कोस फाई है, समझिए अगर मैं कोस का फंक्शन आपको दिखाता हूं वो 0 कहाँ होता है, देखो कहाँ होता है, ये कोस के लिए ग्राफ होता है तो 0 कहाँ हुआ, वो पहले 90 पर π/2, फिर 3π/2, फिर मुझे मैक्सिमा देखना है, मुझे तो मैक्सिमा देखना है ना, 0 थोड़ी ना देखना है, मैक्सिमा। तो पहले वो कहाँ हुआ 0 पर,
फिर मैक्सिमा कहाँ हुआ, पाई पर, फिर कहाँ हुआ, 2 पाई पर, ये पाई है, फिर कहाँ हुआ 2 पाई पर, फिर उसके बाद 3 पाई, उसके बाद 4 पाई। आई बात समझ में? अगर मैं मैक्सिमा देखना चाहता हूं कि cos फाई मैक्सिमम हो तो पहले वो 0 पे होगा, उसके बाद वो 2 पाई पे होगा, पाई पे वो मिनिमा होता है -1, पाई पे क्या होता है -1 मिनिमा। तो 0 पे मैक्सिमा, 2 पाई पे मैक्सिमा, 4 पाई पे मैक्सिमा, तो क्या मिल रहा है मेरे को 0, 2 पाई, 4 पाई, उसके बाद क्या मिलेगा 4 पाई के बाद, देख लेते हैं, फिर ये यानी 6 पाई। तो देखो cos फाई 1 कहां मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है, 2 पाई पे मिल रहा है, 4 पाई पे मिल रहा है, 6 पाई, और ऐसे इन्फिनाइट होता है आगे। तो इसका मतलब जनरल फॉर्मूला मुझे ऐसे लिखना चाहिए, n बराबर 0 पुट करूंगा तो मुझे ये सॉल्यूशन मिलेगा, n बराबर 1 पुट करूंगा तो ये सॉल्यूशन मिलेगा, n बराबर 2 पुट करूंगा तो ये, 3 करूंगा तो ये। समझ में ही बात? तो इसका मतलब इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। फाई बराबर आप क्या रखो, 0 रखो, 2 पाई रखो, 4 पाई रखो, 6 पाई रखो, 8 पाई रखो, सब पे cos फाई 1 आएगा। इसी ये कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैंने बोला था कि ये -1 होना चाहिए। अब -1 देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, पाई पे आ रहा है, फिर कहाँ आएगा ये 3 पाई पे आएगा, फिर कहाँ आएगा 5 पाई पे आएगा, पहले कहाँ आया पाई पर, फिर कहाँ आया 3 पाई पर, फिर कहाँ आया 5 पाई पर, और फिर कहाँ आएगा -1 है ना। ये पॉइंट किसको दर्शाते हैं, नेगेटिव मिनिमा, -1 को दर्शाते हैं, क्योंकि नीचे -1 होता है कोस में। तो ये पॉइंट क्या आएगा 7 पाई। तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला यहां बताना चाहिए कि जिससे कि ये सारे सॉल्यूशन आ जाए। अब ये सारे सॉल्यूशन कैसे आएंगे, देखो 2n प्लस 1 पाई, ये मुझे बोलना चाहिए, और n को मैं बोल देता हूं कि 0 रख दो, आप 1 रख दो, 2 रख दो, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी रख दो। हमेशा देखो ये सारे सॉल्यूशन, n बराबर 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा पाई, n बराबर 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा 3 पाई, n बराबर 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा 2, 4, 5, 5 पाई। आ रहा है ना कंप्लीटली। तो इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जनरल सॉल्यूशन ये होने चाहिए। तो अगर फाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई कुछ भी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यदि फाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई है तो क्या होगा, हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी, ये आप याद रखोगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में मुझे आप आंसर दोगे। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थियोरेटिकल। मैंने एनर्जी की कल बात की थी आपके साथ कि यदि, देखो ये सुपर इंपोजिशन में बता चुका हूं आप आज, तो आज के लेक्चर और कल के लेक्चर से मिला के ये क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। एक इंपल्स ये जिसका एम्पलीट्यूड ए है, और एक इंपल्स ये जिसका एम्पलीट्यूड सेम है ए, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब ये सुपर इंपोज करेंगे तो आपको क्या फिगर दिखाई देगा, क्लियर? तो एक तो ये सोचेंगे आप क्या फिगर दिखाई देगा, आप बोलोगे a1 माइनस a2 होता है इस केस में जब फेज में डिफरेंस होता है, एक ऊपर एक नीचे, पाई का डिफरेंस है, अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर? तो अगर ये होता है कि अपोजिट डायरेक्शन, फेज में डिफरेंस एक ऊपर एक नीचे यानी पाई का डिफरेंस होता है, तो a1 माइनस a2 होता है किसमें, नेट एम्पलीट्यूड जो आएगा डिस्टर्बेंस का सुपर इंपोजिशन के दौरान वो a1 माइनस a2 आएगा। और यहां दोनों ही सेम है, इसका मतलब आपको ये सीधा नजर आएगा। जब यहां ये सुपर इंपोज करेंगे तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नजर नहीं आएगा, सीधी एक लाइन नजर आएगी। सुपर इंपोजिशन का रिजल्ट है, समझना, इन दोनों के सुपर इंपोजिशन रिजल्ट है ये। तो आपसे यहां पूछा जाएगा कि इस दौरान जब ये दोनों सुपर इंपोज कर रहे हैं, सिस्टम में कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्वेश्चन है, क्लियर? तो आप इसके बारे में सोचेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रिलेटेड है मेरे पिछले लेक्चर से, पिछला लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग वेव में जो किसी एक सेगमेंट की एनर्जी होती है जो dx थी एक इंस्टेंट पर, और उससे थोड़े से इंस्टेंट के बाद उसकी लेंथ हो जाती है dl। वहां मैंने बताया था कि इस dx एलिमेंट की एनर्जी दो टाइप से होती है, एक काइनेटिक और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां आपको यही बताना है कि
इस इंस्टेंट पर सुपर इम्पोजिशन रिजल्ट जो आएगा इन दोनों का, इस इंस्टेंट पर, इस सेगमेंट में, इन दोनों की जो एनर्जी है इस सेगमेंट में, ये रिजल्ट है, किस टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपको बताना है। सोच के आंसर दें, मुझे व्हाट्सएप पे आप इसका आंसर देंगे। क्लियर?